नमस्कार दोस्तों, मंथली मैगजीन अप्रैल 2023 में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो रही हैं। पहली है ग्रामीण शहरी क्षेत्र, रूरल अर्बन एरियाज। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक पीएम ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। EAC-PM ने शहरी ग्रामीण भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस पेपर में सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा क्या है? देखिए, वर्ष 2017 की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता उसे स्वतः ही ग्रामीण मान लिया जाता है। शहरी बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां, इसके अलावा जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां। प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां ऐसी बस्तियां जहां पर शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उसे शासित करती हैं। जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करते हो। इसके अलावा जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या से अधिक होता है वो शहरी बस्ती में गिनी जाती हैं। बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्याएं। वर्तमान वर्गीकरण में भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है। इस कारण सेवाओं के त्रुटिपूर्ण मानक लागू कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएं यानी पेयजल आदि भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। EAC-PM द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान। ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः ही शहरी बन जाएगी। मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े अन्य संकेतकों का भी उपयोग करना चाहिए, जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी सुर्खी है राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 1968 के तहत ECI द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी BJP। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI जो मार्क्सवादी है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। इसके अलावा आम आदमी पार्टी यानी कि आप। तो भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, बहुजन समाज पार्टी BSP। भारतीय बहुजन समाज पार्टी के बाद में बात करते हैं 6 दल है, तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, एक बात ध्यान दीजिएगा। BJP, INC, BJP, इसके अलावा कांग्रेस, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी BSP, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसके अलावा मार्क्सवादी जो है, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, आम आदमी पार्टी आप, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस TMC, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो प्रकार की हैं, CPI, CPI। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। BJP, कांग्रेस यानी कि INC, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी BSP, 3 ये हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी आप। तृणमूल कांग्रेस TMC और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और कम्युनिस्ट पार्टी CPI से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और 2014 के बाद 21 राज्य विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उपयुक्त निर्णय लिया है।
2014 से 2019 के लोकसभा चुनावों में 2014 से 21 राज्य विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद में ये निर्णय लिया गया है और इसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया गया है। समीक्षा के बाद उपयुक्त निर्णय लिया गया है। किसी दल का राजनीतिक दर्जा कैसे निर्धारित होता है? तो पहला, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनावों में वोट के आधार पर उस दल को यानी उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो, उसमें चुनाव जो हैं उसमें चुनाव के समय में जो वोटिंग है 4 या 5 या 6 जितने भी हैं उसमें कम से कम 4 होना चाहिए। तो कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल की कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा जो है उसमें 4 सदस्य होने चाहिए और कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में सीटों की बात करें तो उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% होना चाहिए। इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए, मतलब 3 राज्यों से ऐसे होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो वो ही राष्ट्रीय दल हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 मुख्य बिंदु हैं इसमें: लोकसभा राज्य विधानसभा चुनावों में वोटिंग, इसके अलावा लोकसभा में सीटें, इसके अलावा मान्यता प्राप्त कब होती है? जब कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी उस दल को। पहली, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देखें तो उस दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 6 होना, 6 से कम नहीं चलेगा। 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4 में होगा तो चल जाएगा, 5 में भी चलेगा, आगे तो चलेगा ही, और कम से कम 6% वोट मिलेगा, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा ही। इसके अलावा लोकसभा में उस दल की कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक। 4 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए, मतलब 4 राज्यों में तो कम से कम उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सांसद है वो जीतने चाहिए। इसके बाद लोकसभा में सीटें देखें तो लोकसभा में सीटें दूसरा कारक हैं, तो उस दल को लोकसभा सीटों का कम से कम 2% होना जरूरी है और इन सीटों के उम्मीदवार जो हैं कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। ऐसा एक दूसरा कारक दिया गया है। 2% तो होना ही चाहिए उम्मीदवारों का सीटों का कम से कम, लेकिन 3 राज्यों से होने चाहिए अलग अलग। उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य के दल के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। 4 राज्यों में से एक राज्य दल के रूप में प्राप्त होने चाहिए 4 राज्यों में, तो ऐसा होगा। राष्ट्रीय दल के दर्जे के क्या लाभ हैं? देखिए, पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े की गई उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। दूसरा, किसी उम्मीदवार के नाम पर प्रस्ताव रखने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। इसके अलावा आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके अलावा अधिकतम 40 स्टार प्रसारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20 स्टार प्रसारक नामांकित करने की ही अनुमति है। मतलब राष्ट्रीय दल से 40 स्टार प्रसारक वो नामांकित कर सकता है। बात करते हैं तीसरी सुर्खी राज्यपाल गवर्नर की। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तावित पारित कर केंद्र से आग्रह किया गया है। एक प्रस्ताव पारित करके तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से आग्रह किया कि वे राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। ये प्रस्ताव पारित किया गया है क्योंकि राज्यपाल ने लगभग 20 विधेयकों को अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है, उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अपनी सहमति देता है। दूसरा, वह अपनी सहमति रोक लेता है। तीसरा, विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए धन विधेयक नहीं है तो वह राज्य विधेयकों को लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक संशोधन के या बिना संशोधन फिर से पारित हो जाता तो राज्यपाल को सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। और चौथा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। हाल ही के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में संबंधों में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और राज्य सरकार को सार्वजनिक रूप से किस तरह से संवाद करना चाहिए, इसके प्रावधानों का अभाव है। एक मुद्दा ये उभर कर आया कि जब भी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में सार्वजनिक रूप से संवाद करने की बात आती, कोई समस्या आने पर, तो वो उसका जो प्रावधान है वो नहीं किया हुआ है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर के राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं।
अगर देखें तो संवाद कहाँ कहाँ नहीं हो पा रहा है, देखिए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच में कटु एवं द्वेषपूर्ण संवाद देखा गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं। इसके अलावा संवैधानिक वैधानिक भूमिकाओं के बीच में स्पष्ट अंतर नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने वाला समय है। इसके अलावा राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। चौथी सुर्खी है अप्रैल 2023 की, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अधिकरण की लगभग अलग अलग पीठों में 80,545 मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 1350 मामले ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा CAT यानी कैट प्रक्रिया नियम 1987 के अनुसार जहां तक संभव हो सके प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। लंबित मामलों के कारण क्या हैं? सदस्यों की संख्या जो है उसकी अनुपलब्धता है। कैट की कुछ पीठें तो ऐसी जो स्वीकृत संख्या के 50% के साथ काम कर रही हैं। कैट द्वारा एडवांस केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ये सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही अधिकरण के कामकाज को पूर्णतया डिजिटलीकरण करने की भी सिफारिशें हैं। कैट द्वारा पेंशन जुड़े मामलों और वरिष्ठ नागरिक से जुड़े मामलों और 10 साल से ज़्यादा पुराने मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अधिकरण में मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। बात करें अगर कैट की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति से संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। 323A के तहत इसका उद्देश्य देखें तो ये संघ या अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णय करता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो ये वाद केस का निर्णय लेने में नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों को ध्यान में रखता है और ये सिविल प्रक्रिया की संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। इसके अलावा सरकार ने 215 संगठनों को कैट के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा भारत भर में कैट के 19 खंडपीठ हैं और 19 सर्किट बेंच हैं। इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय यानी चंद्र कुमार बाद में CAT के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती हैं। इसके अलावा न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी देखें तो ये भी एक मुद्दा है। अगली सुर्खी की बात करें तो न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए हैं। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निचली अदालतें हैं उनको डिजिटलीकरण करना, उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता, प्रक्रिया की समानता, सहजता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। रिकॉर्ड्स के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड प्रक्रिया को प्रोसेस कह देंगे, संचालन को क्या कह दें, तो मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसके तहत उच्च न्यायालयों को एक डिजिटलीकरण सेल, न्यायिक डिजिटलीकरण रिपोजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता क्यों है? महामारी जैसी स्थितियों में भी कार्यवाहियों को जारी रखने और लोगों की भागीदारी दरों में सुधार के लिए जरूरी है। ठीक। दूसरा, त्वरित व लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, न्यायालयों में लंबित मामलों में बोझ को कम करने के लिए। चौथा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए। पांचवा, न्याय को समान रूप से सुलभ बनाकर ग्रामीण शहरी अंतर को समाप्त करने के लिए। न्याय वितरण में प्रौद्योगिकी उपयोग करने में आने वाली चुनौतियाँ। पहला,
डिजिटल डिवाइड, दूसरा लोगों में तकनीक जानकारी की कमी, तीसरा आरंभिक पूंजी गहनता, 4 साइबर सुरक्षा का जोखिम। इस संबंध में आरंभ की गई अन्य पहलें। ई कोर्ट मिशन, यह न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के एक मिशन मोड परियोजना है। ई कोर्ट मिशन क्या है? ये न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है, ई कोर्ट मिशन। अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच में डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने हेतु इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस की शुरुआत की गई है ई कोर्ट मिशन के तहत। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्ट लॉन्च किया है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया है फास्टर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में शुरू की गई पहलें देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी सुवास अंग्रेजी में किए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए सुवास जारी करता है, SUVAS। इसके अलावा अप्रैल 2023 की अन्य सुर्खियों में देखें तो एक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR। यह IJR का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किया गया है। इसके अलावा ये रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती हैं एवं रैंक प्रदान करती हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष देखें तो इसमें न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता, राज्य मानवाधिकार आयोग। न्यायपालिका देखें तो सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ को जिला अदालतों को छोड़कर देश में कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य नहीं कर रहा है। इसके अलावा दूसरा देखें तो जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के अपने सभी SC, ST, OBC के कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सका है। उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है हाईकोर्ट में। बात करें पुलिस की तो इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में ये कहा गया है कि पुलिस एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक पुलिस ने SC, ST, OBC के अनिवार्य कोटे को भर लिया है। ठीक है, ऐसा कर्नाटक में देखने को मिला है। 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी पुलिस स्टेशन अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में अधिक आबादी की सेवा को प्रदान करते हैं। जेल की बात करें तो इस रिपोर्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। वर्ष 2021 में 24 राज्यों में कुल कैदियों की संख्या 5% कैदी ही शिक्षित थे। विधिक सहायता क्या कहती है? विधिक सहायता के बारे में रिपोर्ट क्या कहती हैं? विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या 14,159 2020 से कम होकर 4,742 2022 रह गई हैं। 2020 में 14,159 थी और 2022 में 4,742 विधिक क्लिनिकों की संख्या रह गई हैं। लोक अदालतों ने 2020-21 में 7,322 करोड़ मूल्य के मामलों का निपटारा किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या कहा गया है कि मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार सभी 25 SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हैं 25 राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुल 33,312 मामले लंबित हैं 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार। और सभी 25
जितने भी सभी 25 राज्य मानवाधिकार आयोग हैं उनमें औसतन 40% रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा एक और सुर्खी की बात करें तो वह है वचन विबंधन यानी कि प्रोमिसरी एस्ट्रोपेल का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्ट्रोपेल, वचन विबंधन का सिद्धांत कहते हैं इसको। वचन विबंधन या प्रोमिसरी एस्ट्रोसेल क्या है? अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में वादी यानी कि सिविल कार्रवाई में न्यायालय में जाने वाला पक्ष जो है वादी, उस वादी ने वचन विबंधन के सिद्धांत का हवाला दिया है। अग्निपथ योजना से संबंधित सिविल कार्रवाई में न्यायालय में जाने वाला एक पक्ष वादी जो है उसने वचन विबंधन के सिद्धांत का हवाला दिया है। वचन विबंधन एक अवधारणा है जो संविदात्मक कानूनों यानी कि कंट्रोक्चुअल लॉज जो हैं उनके रूप में विकसित हुई है। ये सिद्धांत जो है वचन विबंधन का सिद्धांत, ये अनिवार्य रूप से एक वचनदाता को इस आधार पर एक समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि ऐसा कोई औपचारिक विचारण नहीं हुआ है। इसे एक वादी द्वारा समझौते के निष्पादन को सुनिश्चित करने या समझौते को पूरा करने में विफलता के लिए मुआवजे की मांग हेतु लागू करवाया जाता है। वचन विबंधन के सिद्धांत में अगर किसी कोर्ट के मामले का जिक्र देखें तो छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरण दास हरिभाई वाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट को सूचीबद्ध कर आदेश दिया कि इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है। ठीक है, छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरण दास हरिभाई वाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट को सूचीबद्ध कर आदेश दिया कि इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है ये बताया जाए। बात करें अब अगली सुर्खी की तो वो है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2003 को मंजूरी प्रदान की है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक, इसमें इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट के प्रसारण को रोकने के प्रावधान शामिल हैं। सिनेमेटोग्राफ में क्या शामिल है? इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट जो है उसके प्रसारण को रोकने के प्रावधान शामिल हैं। इन फिल्मों में यूए इसके अलावा आधारित मौजूदा प्रमाणन की बजाय आयु वर्ग के आधार पर प्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है। पहले जो है इसमें यूए और यूए प्रकार का प्रमाणन मौजूद था। यू प्रमाणन जो है सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित संबंध था। ठीक है, और ए जो है प्रमाणन वयस्क वर्गों के लिए था। ठीक है, इसके अलावा यूए जो है प्रमाणन सभी आयु वर्ग के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित था। यू जो है सभी वर्ग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन था। ठीक, और यूए जो है वो सभी आयु वर्ग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित था। लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभिभावक की निगरानी में प्रदर्शन की अनुमति थी यूए में, और यू जो था वो सभी आयु वर्ग के लिए कंप्लीटली सही से देख सकते हैं उसको, ऐसा कंटेंट था। इसमें ए कंटेंट ऐसा था जो एक आयु वर्ग ए के तहत में आने वाले व्यक्ति थे वो वयस्क आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ही मतलब अनुमति देता था, बच्चों को अनुमति नहीं देता था। वयस्क और बूढ़े तो देख सकते हैं। इसके अलावा यूए जो है उसमें जो है सभी आयु वर्ग के लिए सार्वजनिक हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए निगरानी में रखना जरूरी था। इसके अलावा एस प्रमाणन चिकित्सकों वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के लिए दर्शकों के लिए था। एस प्रमाणन जो था वो चिकित्सकों वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए ही था। संशोधन के तहत 12 वर्ष के स्थान पर नए वर्गीकरण यू ए जो है 7+, यूए 13+, यूए 16+ को शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें जो यू है जिस यूए मतलब अंडर एज, जो यूए का फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यूए जो एज है उसमें यूए के तहत 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए माँ बाप की अभिभावक की निगरानी में ये वीडियो दिखा सकते हैं। अब इसमें बात ये कही गई है कि संशोधन के तहत 12 वर्ष के स्थान पर जो यूए में केवल 12 वर्ष से कम अवधि के बच्चों पर निगरानी जो है माँ बाप की निगरानी में देखा सकते हैं, उसको अब U7+ भी कर दिया है, U13+ भी कर दिया है, U16+ भी करने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। ये थे हमारी संक्षिप्त सुर्खियाँ।